स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, खासतौर पर बड़ी बात करेंगे मुख्यमंत्री सुक्खू की बड़ी घोषणा को लेकर। आज दरअसल ये रोडू के सीमा कॉलेज में थे और वहां इन्होंने स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को याद किया है और इतना ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह पर एक बड़ी घोषणा भी की है। क्या घोषणा की है, जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। दूसरी बड़ी बात, छुट्टियों को लेकर भी करेंगे एक और, क्योंकि रोक लगा दी गई है और दूसरी ओर स्कूल की छुट्टियां भी हैं जिसमें बड़ा बदलाव किया जाएगा। कर्मचारियों की छुट्टियों पर क्यों रोक लगाई गई है और दूसरी ओर शिक्षा क्षेत्र में छुट्टियों में क्या बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दरअसल इसमें दो तरह के मैकेनिज्म अब किए जाएंगे। जो रास्ता निकाला गया है उसके मुताबिक छुट्टियों में किस तरह का बदलाव होने जा रहा है, शिक्षकों की राय ली जाएगी या नहीं, कब तक ये चर्चा चलने वाली है और किस तरह का बदलाव उसके बाद टीचिंग डेज को लेकर भी आने वाला है, ये जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। क्या कॉलेजेस भी अब बंद होंगे जिनमें एनरोलमेंट कम चल रही है, ये भी आज कुछ संकेत निकलकर सामने आए हैं, तो जानकारी ये भी देने वाले हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे क्योंकि आज से मौसम ने करवट बदल ली है। कारण ये है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो गई है, खासतौर पर ऊपरी क्षेत्रों में। यही बड़ी वजह है कि लाहौल स्पीति और कुल्लू की ऊंची चोटियों पर हल्के हल्के बर्फ के फाहे गिरने शुरू हो गए हैं। 3 दिसंबर तक अभी मौसम खराब बना रहेगा। 3 दिसंबर के बाद फिर मौसम ड्राई हो जाएगा, ये मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से माना जा रहा है। 3 दिसंबर तक जिन जिलों में मौसम खराब बना रहेगा वो 6 जिले हैं। इसमें एक मंडी है, कांगड़ा है और लाहौल स्पीति है, कुल्लू है, किन्नौर है। यहां पर मौसम खराब रहेगा और चंबा में भी बारिश बर्फबारी को लेकर देखिए पूर्व अनुमान जारी किया गया है। अगली बात करेंगे एचआरटीसी बस को लेकर। एचआरटीसी बस की टक्कर आज हुई है। ये दरअसल हमीरपुर जिले में धैल से सुजानपुर की ओर आ रही थी और सुबह का समय था। अचानक ही एचआरटीसी बस की ब्रेक फेल हो गई, लेकिन गनीमत ये रही कि सामने एक मकान था जिससे एचआरटीसी बस टकराई। यदि अनियंत्रित होकर या ब्रेक फेल होने के बाद कहीं और गिर जाती तो बड़ी दुर्घटना पेश आ सकती थी, क्योंकि 30 इसमें सवारियां थी। सभी सवारियां सुरक्षित बताई जा रही है और फिलहाल जांच हो रही है इस मामले में, क्योंकि लगातार एचआरटीसी बसेस की खराबी के मामले सामने आ रहे हैं। एचआरटीसी बसेस में रिपेयर की जरूरत होती है। अब देखिए, इसकी भी ब्रेक फेल हो गई, तो यहां कई तरह की वजह दी जा रही है अभी चालकों और परिचालकों की ओर से भी। दरअसल ये धैल से 7:10 पर चली थी और 9 बजे सुजानपुर पहुंचती है और सुजानपुर से ठीक 500 मीटर की दूरी पर ही एक मकान के साथ एचआरटीसी बस टकरा गई। लेकिन मकान वहां नहीं होता, खाई होती या फिर किसी और तरह का इलाका ये होता, यानी कि खतरनाक रास्ते होते, तो कोई भी दुर्घटना वहां पर पेश आ सकती थी। देखिए, रिज पर पहुंचे ट्रकों का आखिरकार सच क्या है। शिमला के रिज मैदान पर रात के समय ट्रक पहुंच गए। हालांकि वहां किसी भी वाहन को आने की परमिशन नहीं है। माना यह जा रहा है कि ट्रकों के पास परमिशन थी वहां आने की और भारी भरकम सामान से लदे ट्रक थे। शिमला में रिज मैदान धंस रहा है और धंसते रिज मैदान पर भारी भरकम ट्रकों का आना, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जिसके बाद नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो कि पूर्व में नगर निगम में मेयर भी रह चुके हैं टिकेंद्र पवार, इनकी ओर से भी सवाल उठाए गए हैं और एफआईआर की मांग इन्होंने ट्रकों पर की है। दरअसल वजह ये नहीं रह रही है एफआईआर की मांग की कि ट्रक रिज मैदान पर पहुंचे। वहां पर पहले भी कई बड़े वाहन आए हैं, लेकिन जिस तरह से ट्रक चालक ने रील्स बनाई और सोशल मीडिया पर वो वायरल की गई, क्योंकि रातों ही रात ये पूरी तरह से रील्स वायरल हो गई, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि जहां छोटे वाहन मंजूर नहीं है, जिन छोटे वाहनों के आने को लेकर वहां प्रतिबंध लगा हुआ है, वहां भारी भरकम सामान से लदे ट्रक आखिरकार कैसे पहुंच गए और उसके बाद फिर रील्स भी बनाई जाती है। तो काफी ज्यादा हलचल अभी इस मामले को लेकर मची हुई है। पहले ये बताया जा रहा था कि अगले कल वहां एड्स कंट्रोल को लेकर प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने वाले हैं। लेकिन अब इस प्रोग्राम को लेकर भी शेड्यूल चेंज हो गया है और साथ ही साथ लोकेशन चेंज कर दी गई है। रिज मैदान के बजाय अब पीटरहॉफ में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस विवाद के बाद ही ये फैसला लिया गया, जो कि वेन्यू ही प्रोग्राम का चेंज कर दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी वही है कि ये रील्स बनाना कहां तक उचित है, वो भी ऐसे स्थान पर जहां वाहनों का आना अलाउ नहीं है। इससे बाकी लोगों को भी शय मिलेगी और जिन वाहनों को परमिशन दी भी जाती है सामान लाने के लिए, यदि आने वाले समय में सभी चालक इस तरह की हरकतें वहां करने लगेंगे या रील जैसी
चीजों को बनाने में अपना समय बर्बाद करेंगे तो लाजमी सी बात है अन्य लोगों पर भी उसका भारी असर देखने के लिए मिलेगा। और अभी एफआईआर की मांग जरूर की गई है, लेकिन एफआईआर ट्रक चालक पर हुई नहीं है। देखिए, एचआरटीसी ऑडियो मामले में भी स्पष्टीकरण दिया गया है। एचआरटीसी के एमडी और रोहन चंद जी की ओर से इनका यह कहना है कि अक्सर इस तरह की शिकायतें आती रहती हैं और उसके लिए फैक्ट फाइंडिंग की प्रक्रिया भी पूरी की जाती है, यानी कि सच कितना है इस पर पूरी टीम बिठाई जाती है। अभी हाल ही में एक चालक और परिचालक की शिकायत की गई थी। ये संजौली एचआरटीसी रूट की बस थी और बस में ऑडियो चलाई जा रही थी जो कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कुछ एक अन्य नेताओं के खिलाफ थी, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री कार्यालय में एक पत्र भेज दिया ये कहकर कि नेताओं के खिलाफ भड़काने की कोशिश की जा रही है ऐसे ऑडियो प्रोग्राम के जरिए। और फिर ये सुध ली एचआरटीसी प्रबंधन ने। एचआरटीसी प्रबंधन ने पूरी फैक्ट फाइंडिंग करने के बाद ये कहा है कि शिकायत निराधार है। उस मकसद से वो ऑडियो नहीं चलाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी चालक परिचालक को नोटिस जारी किए गए थे, उनसे सच पूछा गया। और ये भी यहाँ रोहन चंद ठाकुर ने माना है कि जो पत्र में शब्दावली प्रबंधन की ओर से इस्तेमाल की गई थी नोटिस जारी करने के लिए, वो और भी बेहतर शब्दावली हो सकती थी, लेकिन शिकायत निराधार पाई गई है। रोजाना हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी बसेस में 5 से 6 लाख के करीब संख्या सवार होकर जाती है, यानी कि 5 से 6 लाख के करीब सवारियां अपनी यात्रा करती हैं। और उसके बाद कई तरह की शिकायतें भी आती हैं। शिकायतों का समाधान करने के लिए फैक्ट फाइंडिंग की टीम बिठाई जाती है। इस पूरे मामले में भी वही हुआ है, लेकिन शिकायत निराधार पाई गई है। मकसद वो नहीं था और बेवजह ही इस मामले को तुल दे दिया गया, ये भी कहीं ना कहीं एचआरटीसी प्रबंधन की ओर से कहा गया है। ये 5 नवंबर की बात है जब संजौली की ओर एक एचआरटीसी बस जा रही थी और एचआरटीसी बस में एक ऑडियो प्रोग्राम शुरू कर दिया गया जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कुछ नेताओं के खिलाफ कुछ शब्द कहे जा रहे थे। और यही बात एक व्यक्ति को वहां रास नहीं आई जो कि बस में बैठा था। उसने शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दी। मुख्यमंत्री कार्यालय से ये पत्र एचआरटीसी प्रबंधन के पास गया और चालक परिचालक से सवाल भी किए गए हैं, उन्हें नोटिस भी भेजे गए हैं और आने वाले समय में ऐसी कोई ऑडियो वो ना चलाए, ये नसीहत भी उन्हें दी गई है। देखिए, एक और बड़ा मामला सामने आया है। ये बिहार से सांसद हैं पप्पू यादव, लेकिन हिमाचल प्रदेश का नंबर इन्हें मिला है गाड़ी के लिए, यानी कि हिमाचल प्रदेश कि गाड़ी का नंबर ये एक तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहां भी सवाल उठ गए कि अगर बिहार के रहने वाले हैं सांसद, मूल रूप से वहीं के हैं, तो आखिरकार एचपी नंबर इनके पास क्या कर रहा है। इस बात की जब परिवहन विभाग ने पूरी तरह से तहकीकात की तो जानकारी सामने आई कि जिस नंबर का इस्तेमाल ये कर रहे हैं उसी नंबर पर हिमाचल प्रदेश में भी एक व्यक्ति के पास गाड़ी रजिस्टर्ड है। ये शिमला ग्रामीण का रहने वाला है और अपनी गाड़ी का इस्तेमाल भी कर रहा है। जिप्सी का यही नंबर एक शिमला ग्रामीण के व्यक्ति ने लिया है और अपनी गाड़ी का खुद इस्तेमाल भी कर रहा है। तो फिर ये बिहार के सांसद के पास नंबर कैसे आया? अब इसमें यही परिवहन विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि महज एक फर्जीवाड़ा है, फर्जी नंबर यहां वहां सांसद की ओर से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो बिहार के सांसद है पप्पू यादव, इनके मित्र ने 2 करोड़ रुपए की ये गाड़ी उन्हें खरीद कर दी थी। 2 करोड़ की गाड़ी में लेकिन फर्जी नंबर लगाया गया है और हिमाचल प्रदेश का ये नंबर बताया जा रहा है। हालांकि पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं जब बाहरी राज्यों में हिमाचल प्रदेश की गाड़ी नंबर का इस्तेमाल किया गया हो और ये एक तरह से जांच का विषय है। लेकिन परिवहन विभाग का कहना है कि उन्होंने इस पूरे मामले में जांच कर ली है और सेम नंबर रजिस्टर्ड है हिमाचल प्रदेश के ही एक व्यक्ति का, जो कि शिमला ग्रामीण का व्यक्ति बताया जा रहा है, अपनी गाड़ी इस्तेमाल भी कर रहा है। ये HP 52B7163 नंबर बताया जा रहा है। इससे पहले उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की ओर से भी देखिए ये जानकारी दी गई थी कि तकरीबन 2000 करोड़ तक का ये बजट सामने आया है, यानी कि जो गाड़ियां हैं और हिमाचल प्रदेश का नंबर इस्तेमाल कर रही हैं, जब उन सभी गाड़ियों के बजट को मिलाया गया तो 2000 करोड़ तक की ये सभी गाड़ियां बताई जा रही है। महंगी गाड़ियां हैं, बाहरी राज्य के लोगों की गाड़ियां हैं, लेकिन यहां भी उन गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है। आखिरकार क्यों? जब बाहरी राज्यों की गाड़ियां हैं तो यहां कैसे रजिस्टर कर दिया गया? तो ये फर्जीवाड़ा है और ये एक बड़ा घोटाला हुआ है। इस पर उन्होंने सवाल उठाए थे और जल्द जांच की जाएगी, ये भी आश्वासन दिया था। लेकिन उससे पहले देखिए एक और मामला सामने आ गया है और ये तो बिहार के सांसद बताए जा रहे हैं HP गाड़ी का नंबर लेकर जो कि घूम रहे हैं और ये पूरी तरह से फेक है।
कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला के तपोवन में होने जा रहा है। यह 18 से 21 दिसंबर तक होगा, लेकिन ठीक उससे पहले 11 दिसंबर से 21 दिसंबर तक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियों पर यहां रोक लगा दी गई है और इसे लेकर निर्देश भी जारी हो गए हैं उच्च शिक्षा विभाग और प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से। ये करना इसलिए जरूरी हो जाता है सत्र के आसपास, क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब भी तैयार करने होते हैं और यही यहां भी उच्च शिक्षा विभाग और प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से सभी अधिकारियों को कह दिया गया है कि विधानसभा में शिक्षा महकमे से जुड़े सबसे ज्यादा सवाल लगे हैं, समय से इन सवालों का जवाब तैयार किया जाए। रविवार समेत अन्य छुट्टियां इनकी एक तरह से कैंसिल कर दी गई है, यानी कि जितनी भी प्रस्तावित छुट्टियां थी उन्हें कैंसिल करने के निर्देश जारी हो चुके हैं। अभी सभी प्रश्नों का जवाब समय से तैयार करना है, तो उससे पहले ही यहां छुट्टियों पर रोक लगा दी जाती है। यह हर बार देखने में आता है, लेकिन शिक्षा में सबसे पहले कदम इसलिए उठाया जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल इसी महकमे से जुड़े लगते हैं। देखिए, मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज हो गई है। ये ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने चक्कर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये पहुंचे थे और जिला अदालत में जाने की वजह इनकी बड़ी ये थी कि जो एमसी आयुक्त की ओर से फैसला सुनाया गया था अवैध फ्लोर्स को हटाने का संजौली मस्जिद में, उस पर रोक लगाई जाए। इसी आधार पर इन्होंने मांग उठाई थी और इसी आधार पर अपनी अपील भी दायर की थी, लेकिन इसमें फैसला सुना दिया गया है कि जो एमसी आयुक्त ने फैसला लिया था वह ठीक है। जो अवैध इमारतें हैं वो हटाई जाएंगी, अवैध मंजिलें संजौली मस्जिद से हटाई जाएं और इसके लिए तिथि भी निर्धारित हो चुकी है। 20 दिसंबर तक संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण को हटाना होगा। इसमें एक एटिक है और 2 फ्लोर्स हैं, तो यानी कि 2 मंजिल और एक एटिक, कुल मिलाकर ये 3 मंजिलें हुई। ये हटा दिया जाएगा और 20 दिसंबर तक इसमें अवधि भी निर्धारित कर दी गई है। ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की अपील एक तरह से खारिज हो चुकी है। इन्हें लग रहा था कि जो एमसी आयुक्त की ओर से फैसला सुनाया गया है ठीक नहीं है, वक्फ बोर्ड का मालिकाना हक है उस जमीन पर, तो एकदम से इस तरह से अवैध निर्माण को हटा देना ये उचित नहीं है। दोनों पक्षों की बात सुनी जानी चाहिए, लेकिन अब देखा जा सकता है जिला अदालत ने भी वही फैसला सुनाया है और तो और यहाँ पर तिथि भी निर्धारित कर दी गई है कि 20 दिसंबर तक अवैध निर्माण हटाया जाए। देखिए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज रोडू के सीमा कॉलेज में थे और वहां इनकी ओर से कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स की गई है। पहली बात तो ये कि जो सीमा कॉलेज है उसे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का नाम दिया जाएगा। ये डिमांड हालांकि एमएलए मोहनलाल ब्राक्टा ने ही वहां पर उठाई थी, जिसे आज मुख्यमंत्री ने पूरा किया है। जैसे ही उन्होंने अनाउंसमेंट की उसके बाद हर किसी के चेहरे वहां पर खिल गए। ऐसा मानिए कि जैसे छात्र न जाने कितने दिनों से यही इंतजार कर रहे थे कि कब ये फैसला लिया जाता है या ये कब घोषणा होती है कि कॉलेज का नाम अब स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के नाम पर रख दिया जाएगा। इसके अलावा गर्ल्स हॉस्टल और मल्टीपर्पज भवन बनाने की घोषणा भी आज मुख्यमंत्री की ओर से वहां पर की गई है। देखिए, प्रदेश के स्कूलों में छुट्टियों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार की ओर से स्टेक होल्डर से भी राय ली जाएगी और 2 महीने इसके लिए तय कर दिए गए हैं, दिसंबर और जनवरी में सिर्फ चर्चा का दौर जारी रहेगा कि छुट्टियों में किस तरह का बदलाव होना चाहिए जिससे टीचिंग डेज भी प्रभावित ना हो और जरूरत के समय भी छुट्टियां मिल सके। इसमें केवल शिक्षकों से नहीं बल्कि अभिभावकों से भी, बाकी आम जनता से भी, स्टेक होल्डर से भी राय ली जाएगी। कुछ एक गुटों को बुलाया गया है जिसमें एसएमसी हैं, पीटीए हैं और जिला स्तर, ब्लॉक स्तर के भी कुछ ग्रुप्स बनाए गए हैं जो राय देने के लिए पहुंचने वाले हैं। 2 महीने राय लेने के लिए ही रखे गए हैं ताकि सही से ये शेड्यूल बनाया जा सके। देखिए, 2 मैकेनिज्म इसके लिए तैयार किए गए हैं, एक तो फिक्स्ड और दूसरा फ्लेक्सिबल। अब इसमें फर्क क्या है आपको बताते हैं। इससे पहले 52 छुट्टियां क्योंकि सरकारी स्कूलों में दी जाती थी, ये छुट्टियां गर्मियों में भी होती थी, कुछ मानसून में दी जाती थी 52 छुट्टियों में से, तो कुछ सर्दियों में दी जाती थी। लेकिन शिक्षक हर बार यही सवाल उठाते थे कि गर्मी, सर्दी और मानसून में छुट्टियां तो मिल जाती हैं, लेकिन जिस वक्त मानसून पीक में होता है छुट्टियां नहीं मिलती। जब बर्फबारी होती है तो उस वक्त स्कूल खुल जाते हैं और जब ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है तब भी स्कूल खुल जाते हैं। तो जब जरूरत होती है तब छुट्टियां दी नहीं जाती। हालांकि जो जिला उपायुक्त है वो अपने स्तर पर फैसला ले लेते हैं स्थिति को देखते हुए, लेकिन फिर उससे टीचिंग डेज प्रभावित होते हैं। एक बात शिक्षकों की ओर से ये भी कही गई है, जो शिक्षक संगठन है विभिन्न, उनका ये भी मानना है कि देखिए, जो एग्जाम्स हैं वो एक साथ ही सरकारी स्कूलों में होने चाहिए, भले ही छुट्टियां फिर अलग अलग भी हो, क्योंकि हर बार ये समस्या आती है कि अलग अलग से एग्जाम्स होते हैं तो उसके लिए शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है और यहाँ भी टीचिंग डेज प्रभावित हो जाया करते हैं।
इसीलिए इन सभी पहलुओं को देखते हुए अब छुट्टियों का शेड्यूल एक बार नए सिरे से तैयार किया जाएगा और अगले सत्र से हमें बड़ा बदलाव स्कूल की छुट्टियों में देखने के लिए मिल सकता है। अब देखिए 52 दिन की छुट्टियों का शेड्यूल तय किया जाता है। अभी माना यह जा रहा है कि 52 दिन की छुट्टियों में से सिर्फ 30 दिन की छुट्टियां ही दी जाएंगी और बाकी की जो 22 छुट्टियां बच जाएंगी वो स्थिति के अनुसार दी जाएंगी। मानसून अगर पीक पर है, किसी इलाके में ज्यादा नुकसान हो रहा है तो वहां फिर वो छुट्टियां दी जा सकती हैं। यानी कि सही से छुट्टियों का इस्तेमाल करना है, टीचिंग डेज भी प्रभावित ना हो। अब ये रास्ता निकाला जाएगा। ये आज ही शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से जानकारी दी गई है। बड़ी जानकारी दी है और काफी ब्रीफली इन्होंने हमारे पास ये बात कही है कि कैसे अब छुट्टियों का शेड्यूल तैयार किया जाएगा। लेकिन जरूरी है इसमें आम लोग, शिक्षक संगठन, अभिभावक भी अपनी राय दें, क्योंकि उसके बाद ही ये शेड्यूल सही ढंग से तैयार हो पाएगा। फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल का मतलब ये है, अब देखिए जो 50 दिन है, जो 30 छुट्टियां हैं वो फिक्स कर दी जाएंगी कि इस दिन पर ये छुट्टी होगी ही। बाकी की 22 छुट्टियां फ्लेक्सिबल तौर पर रखी जाएंगी, यानी कि जब आवश्यकता है तभी वो छुट्टियां दी जाएंगी। देखिए परख सर्वे होने जा रहा है और ये 4 दिसंबर को परीक्षा होगी। 1215 स्कूलों का इसके लिए चयन किया गया है और तकरीबन 27,560 बच्चे इसमें भाग लेने वाले हैं। रैंडमली स्कूलों का चयन किया गया है, लेकिन शर्त ये लगा दी गई है कि एक स्कूल से 30 बच्चे ही परीक्षा दे पाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी कक्षाओं को इसमें मौका मिलेगा, क्योंकि तीसरी, छठी और 9वीं कक्षा के छात्र ही इसमें शामिल होने वाले हैं। लेकिन इसमें स्कूलों का चयन भी काफी अलग आधार पर किया गया है। कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां से तीनों कक्षाओं के बच्चे ही ये परख सर्वे के लिए अपनी भागीदारी दिखाने वाले हैं, इनकी परख एग्जाम के लिए सामने आएंगे। लेकिन 30 बच्चों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। अब वहां पर स्कूल प्रशासन पर ये डिपेंड करता है कि तीसरी, छठी और 9वीं कक्षा से वो किन बच्चों को चुनते हैं और 30 ही बच्चों की संख्या होनी चाहिए। और मान लीजिए कोई ऐसे भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल है जहां से एक ही कक्षा के बच्चे आने वाले हैं, जैसे कि मान लीजिए तीसरी कक्षा के ही बच्चे आएंगे, छठी और 9वीं कक्षा के बच्चों को नहीं लिया जा रहा है, तो तीसरी कक्षा में अगर 30 बच्चे हैं पूरे, तो वो सभी बच्चे अपनी परीक्षा देने वाले हैं और 30 से ज्यादा अगर वहां पर संख्या है तो कुछ बच्चे उसमें रह जाएंगे। ऐसे स्कूल जहां पर कक्षाओं में 5 से भी कम है बच्चों की संख्या, वहां से भी छात्र ये परख एग्जाम नहीं देने वाले हैं। तो एनरोलमेंट भी इसमें देखी गई है। 30 से ज्यादा अगर एक कक्षा में संख्या होगी तो सभी बच्चे अपना एग्जाम नहीं दे पाएंगे, फिर चाहे एक स्कूल की एक ही कक्षा का चयन इसमें क्यों ना किया गया हो। यानी कि पूरे स्कूल भर से 30 बच्चे ही परख एग्जाम देने के लिए आने वाले हैं और 1215 स्कूलों का इसमें चयन हो चुका है। तीसरी, छठी और 9वीं की ये परीक्षा होने जा रही है। अब देखना होगा इसके बाद हिमाचल प्रदेश में कितना ज्यादा सुधार शिक्षा में हो पाया है। शिक्षा का स्तर पूरे भारत देश में किस नंबर पर आता है। पहले 21वें नंबर पर हिमाचल प्रदेश का शिक्षा स्तर चला गया था, लेकिन अब शिक्षा स्तर में कितना ज्यादा सुधार आया होगा इसके बाद ही जानकारी हमें मिल पाएगी। और बड़ी बात यह है कि कुछ एक कदम भी अब तो उठाए गए हैं। बहुत सारे स्कूल मर्ज भी कर दिए गए हैं, कुछ बंद कर दिए गए हैं जो कम एनरोलमेंट वाले थे, और कई सुविधाएं भी बढ़ाई गई हैं। और साथ ही साथ पढ़ाई पर फोकस करने के लिए भी शिक्षकों को कुछ खास दिशा निर्देश दिए गए हैं। बीच में एक्सपोजर विजिट्स तक इन शिक्षकों से करवाई गई है। इस सब का प्रभाव हमें इसी परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा, जबकि ये 27,560 बच्चे बैठेंगे। हालांकि इसमें प्राइवेट स्कूल्स भी हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स तो है ही, लेकिन शिक्षा का स्तर कितना सुधरता है इस बात से अंदाजा मिल जाएगा। और इससे पहले 3 मॉक टेस्ट हो चुके हैं जिसमें बच्चों से रिहर्सल करवाई गई है परख परीक्षा के लिए। पंचायतों में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ये पंचायती राज व्यवस्था में 2 जो बड़े बदलाव होंगे इस पर आपको जानकारी दे देते हैं। एक तो ये कि जो पंचायती राज प्रतिनिधि हैं, अगर उन्हें अपना इस्तीफा देना है तो ये जिला पंचायत अधिकारी के सामने ही दे पाएंगे। इन्हें जिला पंचायत अधिकारी के सामने पेश होना होगा, उसके बाद ही इनका इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा। अन्य किसी माध्यम से पंचायती राज प्रतिनिधि अपना इस्तीफा नहीं दे सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जो ग्राम सभा का एरिया होगा वो वार्ड में एक ही होगा। पहले हम देखते थे कि हर पंचायत में अलग ग्राम सभा होती थी और अलग से ग्राम सभा एरिया भी डिवाइड किया जाता था, लेकिन अब पूरे वार्ड में एक ही ग्राम सभा एरिया रखा जाएगा। ये भी हालांकि देखिए इसमें एक पॉइंट है कि जो बीडीसी या जिला परिषद से जुड़े मामले होते थे उन्हें भी यहाँ अलग से ग्राम सभा दे दी जाती थी। एक ही ग्राम सभा को या तो बांट दिया जाता था या एरिया का यहाँ पर डिवीजन हुआ करता था। तो अब ये नहीं हो पाएगा। एक वार्ड में एक ही ग्राम सभा होगी और उसी एक ही ग्राम सभा का इस्तेमाल करना होगा। हर पंचायत में अब आपको एक अलग ग्राम सभा या एक ग्राम सभा एरिया देखने के लिए नहीं मिलने वाला है।
कॉलेजों पर बड़ा फैसला संभावित है। मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से एक बड़ी बैठक ली जा रही है पीटरहॉफ में। दरअसल सभी कॉलेज प्रिंसिपल्स को बुला लिया गया है। सभी कॉलेज प्रिंसिपल्स के साथ ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और इसमें कॉलेज के एनरोलमेंट को लेकर भी चर्चा हो रही है। रोडू के टीकर कॉलेज से ये जानकारी सामने आई है कि वहां पर सिर्फ 15 ही छात्र हैं और पिछली बार 38 छात्र थे। तो सबसे पहला सवाल तो ये कि एनरोलमेंट गिरने की वजह क्या है और जहां पर एनरोलमेंट कम है क्या ऐसे कॉलेजेस को भी अब मर्ज किया जाएगा। ये संकेत फिलहाल आज की बैठक से मिले हैं। अगले कल भी सभी कॉलेज प्रिंसिपल शिमला में ही रहने वाले हैं और इनकी शिक्षा निदेशालय में भी बैठक होने जा रही है और शिक्षा सचिव भी इनके साथ बैठक लेंगे, जिसमें कॉलेज के सुधारीकरण को लेकर कुछ एक कदम उठाए जा सकते हैं। टूरिज्म में हिमाचल प्रदेश को एक बड़ा झटका लगा है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत सरकार की ओर से SASCI स्कीम में 3,296 करोड़ 23 राज्यों के 40 प्रोजेक्ट्स के लिए मंजूर किए गए हैं। यानी कि 23 राज्य हैं और उनके 40 प्रोजेक्ट्स के लिए 3,296 करोड़ मंजूर कर दिए गए हैं। इसमें पंजाब को 50 करोड़ दिए गए हैं, उत्तराखंड को 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से विकसित होने के लिए। लेकिन हिमाचल प्रदेश का इसमें कहीं भी नाम नहीं है और ये सवाल अब आम लोग भी कर रहे हैं। हालांकि ये जानकारी सांसद अनुराग ठाकुर की ओर से ही साझा की गई थी। ये उन्होंने सेक्शन ऑर्डर अपनी पोस्ट में साझा किया था। हिमाचल के लोग पूछ रहे हैं कि हिमाचल का नाम आखिरकार क्या कहाँ है, टूरिज्म को विकसित करने के लिए यहाँ कितने प्रोजेक्ट्स को स्वीकृत किया गया है, कितने प्रोजेक्ट्स के लिए राशि दी गई है और अगर हिमाचल का नाम इसमें नहीं है तो आखिरकार क्यों नहीं है। सबसे पहला सवाल तो यही हो रहा है कि हिमाचल कहाँ है और दूसरा ये कि हिमाचल को क्यों किसी भी प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी नहीं दी गई या राशि हिमाचल के लिए क्यों स्वीकृत नहीं की गई है। खैर ये बड़ा सवाल है और हिमाचल प्रदेश क्योंकि टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से ही सबसे ज्यादा विकसित हो सकता है और सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी इसी क्षेत्र से मिल सकता है। लेकिन देखा जा सकता है 23 राज्यों के लिए फैसला हो गया, 40 प्रोजेक्ट्स को लेकर ये राशि स्वीकृत कर दी गई है जो कि 3,296 करोड़ बताई जा रही है, 3,296 करोड़। लेकिन हिमाचल प्रदेश का इसमें कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, जिसके बाद हम ये मानकर चल सकते हैं कि बड़ा झटका टूरिज्म में हिमाचल प्रदेश को या राज्य सरकार को लगा है। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।